गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन देखा कि व्हाट इज लीज फाइनेंस, और हमने बोला कि जब कोई एसेट का ऑनर अपनी एसेट यूज करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है तो ऐसे केस में ऑनर को हम कहेंगे लेसर, और जिसको एसेट यूज करने के लिए दी है उसको हम क्या कहेंगे, लेसी। और उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, लीज एग्रीमेंट कहेंगे। और वो जो लीज एग्रीमेंट होगा उसके कारण से लेसी पीरियोडिकली लेसर को कोई अमाउंट पे करेगा, और उसी अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लीज रेंट कहते हैं। क्वेश्चंस दो तरह से बनते हैं, एक एसेट के यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कल आपने लिखा था यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चॉइसेस हैं, मतलब फॉरगेट अबाउट सीए, फाइनल, एसएफएम, जस्ट थिंक एज अ लेमैन कि आपको कोई एसेट चाहिए, टू व्हीलर चाहिए आपके काम के लिए। अभी क्या एसेट, अभी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बने हो तब तक तो टू व्हीलर, मोबाइल फोन, यही चीजें चाहिए, टैबलेट। हाँ, एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए फिर कार चाहिएगी, फिर शादी वादी हो गई तो रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, एलईडी और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीजें चाहिएगी। तो अभी उस तक नहीं जाए, अभी आपको 72 इंच एलईडी की जरूरत तो नहीं है ना रूम में लगाने के लिए, नॉट एट ऑल। करोगे क्या, उसका देखने का टाइम ही नहीं होगा आपको। अभी आपको टू व्हीलर चाहिए ताकि घर से क्लास, क्लास से ऑफिस, ऑफिस से फिर क्लास, फिर वहां से वापस घर जा सकें, जिससे कि घर जाके सो सकें। टू व्हीलर चाहिए, उसके लिए दो तरीके हैं, खरीद लो, सर मजाक मत करो, खरीदने के लिए पैसे चाहिए तो मैंने कहा बोला खुद के पैसे से खरीदो, लोन लो, खरीद लो। दूसरी चॉइस, किसी लेसर का दरवाजा खटखटाओ, नॉक नॉक नॉक, कैन आई हैव ए टू व्हीलर प्लीज फॉर 5 years, 6 years, 8 years, और वो आपको किराए पर दे दे। कौन सा ऑप्शन अच्छा है बोलो, किराया? डिपेंड्स ऑन व्हाट, कि टेम्परेचर कितना है आउटसाइड, कॉस्ट। जो ऑप्शन सस्ता पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, जो ऑप्शन महंगा पड़ेगा, नहीं नहीं, जो महंगा पड़ेगा उसको रिजेक्ट कर देंगे, तो जो सस्ता पड़ेगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ऑब्वियसली महंगे सस्ते की पहचान के लिए पहले ये पहचानना पड़ेगा ना कि कौन से ऑप्शन में कितना रुपया लग रहा है। लीज करेंगे तो कितना रुपया लगेगा, लोन ऑप्शन पे जाएंगे तो कितना रुपया लगेगा, क्या रुपया इकट्ठा लग जाता है कि लगता रहता है? हेलो, लोन ऑप्शन में रुपया इकट्ठा लग जाएगा कि लगता रहेगा? इंस्टॉलमेंट चुकाओगे आप, लीज ऑप्शन में इकट्ठा लगेगा कि लगता रहेगा? लगता रहेगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कब कितना कैश फ्लो है, फिर उन सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, दोनों ऑप्शन की एनपीवी निकालना है। कितने बच्चे नहीं समझते कि एनपीवी क्या होती है? रेज योर हैंड, शर्माओ मत, अगर नहीं आता है तो पूछ लो। ओके, तो एनपीवी निकालनी पड़ेगी, सबको आता है, वेरी नाइस। और दोनों ही एनपीवी नेगेटिव आएगी क्योंकि दोनों ऑप्शन में आउटफ्लो ही होना है। जहां लेस नेगेटिव होगी, जिसकी कॉस्ट कम होगी, उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। कल हमने लिखा लीज ऑप्शन में दो कैश फ्लो हैं, एक लीज रेंट का आउटफ्लो और दूसरा लीज रेंट पर मिलने वाले टैक्स बेनिफिट का इनफ्लो। लोन ऑप्शन में हमने बोला कि इनिशियली लोन का इनफ्लो होने के साथ असेट के लिए आउटफ्लो वो कंपनसेट हो जाएगा। एक तरह से हम मानते हैं 100% बोरोइंग, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है मगर क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है। फिर उसके बाद में हमने बोला एनुअल कैश फ्लो। क्या क्या एनुअल कैश फ्लो थे लोन ऑप्शन में? इंस्टॉलमेंट्स आप पे करेंगे जिसमें प्रिंसिपल भी पे करेंगे और इंटरेस्ट भी पे करेंगे। दूसरा, इंटरेस्ट पर टैक्स बेनिफिट का इनफ्लो आउटफ्लो। इनफ्लो कैसे, मतलब सरकार टैक्स देगी आपको, राइट हैंड साइड। हाँ, एक दो बच्चे बोल रहे हैं, बाकी इंटरेस्ट पर टैक्स बेनिफिट का इनफ्लो कैसे, क्या सरकार टैक्स देगी आपको? राइट हैंड साइड से ही जवाब चाहिए। टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। डू यू वांट टू से दैट?
वही अवॉइडेंस ऑफ आउटफ्लो क्या है? इनफ्लो। अब जब आपने असेट खरीद लिए तो आप ऑनर हैं, तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर पाएंगे। फॉरगेट अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर अबाउट प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड फाइनेंस इज अबाउट हार्डकोर मनी। आया तो इनफ्लो, गया तो आउटफ्लो, दैट्स इट। बाकी कोई कागज काले करते रहो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम नहीं फॉलो करेंगे, लेकिन इनकम टैक्स को हम फॉलो करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डू नॉट कॉज एनी कैश फ्लो, बट इनकम टैक्स लॉ कॉजेज लॉट ऑफ कैश फ्लोज। इनकम टैक्स की वजह से कई सारे इनफ्लोज और कई सारे आउटफ्लोज होते हैं। तो जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, और प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी तो टैक्स कम देना पड़ेगा, आउटफ्लो का अवॉइडेंस होगा, एंड दैट अवॉइडेंस ऑफ आउटफ्लो इज एक्चुअली इनफ्लो। इज इट? ये लिख लिया था हमने। एनुअल कैश फ्लो में 3 पॉइंट लिख लिए थे। टर्मिनल कैश फ्लो, लास्ट में असेट बेचने का क्या होगा? इनफ्लो। और आप असेट कैसे बेच सकते हो? कैन यू? क्योंकि ये तो बाय ऑप्शन की बात चल रही है, जहां आपने असेट खरीदी है तो बेच सकते हो, किराए पे ली है तो नहीं बेच सकते। इंदौर आए, हॉस्टल का रूम किराए पे लिया, 6 महीने रहे, बेच के चले गए, गलत बात है, ये 420 ही हो जाएगी। आप लेकिन खरीदी है असेट तो उसको जरूर बेच सकते हो। आप असेट को बेचोगे तो इनफ्लो होगा ऑब्वियसली। ऐसा रेयर होता है कि असेट को बेचने पर आउटफ्लो हो जाए, हिंदुस्तान में तो नहीं होता है, बट डेवलप्ड कंट्रीज में हो सकता है। कार खरीदी, 5 साल तक आपने रखी, अब बेचने सेकेंड हैंड का तो कोई सवाल नहीं है, बल्कि उसको स्क्रैप करवाने के पैसे लग गए। अपने यहाँ तो बिस्लरी की खाली बॉटल भी बिक जाती है, तो फिर असेट तो बहुत बड़ी चीज हो गई। तो कुछ ना कुछ उससे ऑब्वियसली आपको मिलेगा। इनफैक्ट लोग खरीदते समय ही इस बात को ध्यान रखते हैं कि रीसेल वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, तो ही मैं उस चीज को खरीदूंगा। और असेट को बेचने पर प्रॉफिट या लॉस होगा ही या हो सकता है? फॉर श्योर और इट मे? हाउ मेनी ऑफ यू से फॉर श्योर देयर विल बी सम कैपिटल गेन और लॉस? How many of you say the capital gain or loss may or may not happen? And this is the right answer. 1 लाख की एसेट थी, WDV 35,000 बची, और आपने उसको 35,000 में बेच दिया, तो बुक वैल्यू पे 35 है, और बेचा भी कितने में? 35,000 में। तो क्या हुआ इससे? नो गेन नो लॉस। ओके। लेकिन अगर 40,000 में बेच दिया तो कैपिटल गेन, और अगर कहते हैं कि 25,000 में बेचा तो कैपिटल लॉस। ये सारे कैश फ्लोज हो गए। फिर इन सारे कैश फ्लोज की आपने क्या कर लेना है? डिस्काउंटिंग। इन कैश फ्लोज की जब आप डिस्काउंटिंग करेंगे तो फिर क्या होगा? किस रेट से डिस्काउंटिंग करेंगे? हाँ, क्या पूछा मैंने आपसे? आपने क्या बोला? डिस्काउंटिंग रेट क्या यूज करेंगे? जो गिवन है उसी को यूज करेंगे। मतलब इंटरेस्ट रेट नहीं, क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग रेट के नाम से रेट दी होगी, वो यूज कर लेंगे। इफ नो रेट इज गिवन, केडी पाठक, केडी कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, तो उस तरीके से कॉस्ट ऑफ डेट निकल आएगा, उससे डिस्काउंटिंग कर लेंगे। आईसीआई तो कुछ भी कर सकता है, आप तो सही तरीके से चलो। वैसे मैंने कहा था कि मोस्ट लॉजिकल रेट विल बी केई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिस्काउंटिंग करें वो सर्वश्रेष्ठ होगा, लेकिन एग्जाम में ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि वहां पर ऐसा चलन नहीं है। वहां तो जो रेट गिवन है वही माई बाप है, वही भगवान है, उसी से डिस्काउंटिंग आपको करनी चाहिए। एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। ये नए नोट्स हैं या पुराने वाले? लास्ट बैच के ना, लास्ट टू लास्ट तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1,
पेज नंबर शुरुआत में ही है। नोट्स हैं आपके पास? बेटा अब आज अपन चला लेते हैं, कल से आप या तो नोट्स ही कलेक्ट कर लो, नोट्स आपको वो जो कार्ड है उसी पर मिलेगा, या फिर 2-4 पेज फोटोकॉपी करा लो, या फिर अपने स्मार्टफोन से 4 पेज के फोटो खींच लो। Whatever you want to do, but you do it today only, so that from tomorrow I don't have to give you dictation. लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। पहले पूरा क्वेश्चन सुन लो, फिर की इंफॉर्मेशन लिख लेंगे। You want to buy a car of rupees 10 lakhs? 10 लाख रुपए की कार है, आपको खरीदना है। विच कैन बी सोल्ड फॉर रुपीज 2 lakhs आफ्टर 5 years। 5 साल चलाओ और 2 लाख में बेचो। अदर ऑप्शन इज टू टेक इट ऑन लीज रेंट एट रुपीज 2 lakh पर एनम। दूसरा रास्ता है कि 5 साल के लिए किराए पे ले लो और हर साल कितना किराया दो? 2 लाख। अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं है तो बताओ कौन सा ऑप्शन अच्छा है? लीज और लोन, लीज और बाय। देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं है अगर, तो 10 लाख में कार खरीदो, 2 लाख में बेचो, लगे कितने? 8। और लीज ऑप्शन में 2-2 लाख 5 साल तक लगे तो लगे कितने? 10। तो सस्ता कौन सा पड़ा, बाय या लीज? बाय। पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो है, और क्वेश्चन में और इंफॉर्मेशन भी है। इफ यू कैन बोरो एट 12% पर एनम, अगर आप 10 लाख में खरीदेंगे तो आपको लोन लेना पड़ेगा, और लोन पे ब्याज कितना देना पड़ेगा? 12%। Which option will you choose assuming that you live in a no tax world? There is no income tax. कितना अच्छा होता। इनकम टैक्स नहीं है, और एक लाइन इसमें मैं अपनी तरफ से ऐड करवा देता हूं, और वो ये कि लोन इज रीपेबल इन इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। जिनके पास नोट्स हैं उनके लिए बोल रहा हूं, लोन इज रीपेबल इन इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। चलो बाकी अब सारे लोग इंफॉर्मेशन नोट कर लो। Cost of asset 10 lakhs. Life 5 years. Salvage value 2 lakh. Interest rate 12% per annum. लीज रेंट लिखवाया मैंने अभी? नहीं, लीज रेंट 2 lakh पर एनम। डिस्काउंटिंग रेट ये भी मैं अपनी तरफ से लिखवा रहा हूं, क्वेश्चन में नहीं दिया है। जिनके पास नोट्स हैं वो क्वेश्चन में करेक्शन कर ले। डिस्काउंटिंग रेट चलो हम कुछ ले लेते हैं, 15% पर एनम। चलो पहले हम लीज ऑप्शन सॉल्व करते हैं। लीज ऑप्शन में तो सिर्फ 2 ही कैश फ्लो हैं, एक लीज रेंट का आउटफ्लो और एक टैक्स बेनिफिट का इनफ्लो, मगर इस क्वेश्चन में टैक्स नहीं है, तो एकमात्र कैश फ्लो क्या हुआ? लीज रेंट का आउटफ्लो। उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है हमको, किस रेट से? एट द रेट ऑफ 15%। तो एन्युटी का फॉर्मूला लगाएंगे या सिंगल अमाउंट का? एन्युटी का। कितने बच्चे कल नहीं आए थे, आज ही आए क्लास में? हाउ मेनी ऑफ यू? तो बेटा कल टाइम वैल्यू ऑफ मनी के 4-5 बेसिक फॉर्मूला मैंने रिवाइज करवाए थे। सिंगल कैश फ्लो, एन्युटी, एन्युटी ड्यू, डेफर्ड एन्युटी। वो आप किसी की भी अड़ोसी पड़ोसी की कॉपी में से देख लो, अदरवाइज आईपीसीसी में भी पढ़ाई है आपने। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो 2 लाख रुपए का लीज रेंट मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट द रेट ऑफ 15%।
फॉर 5 years. तो 15% से 5 साल का एन्युटी फैक्टर बताइए पहले तो। कितना है फैक्टर? 3.352 मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आ गया? 670,431। 2 लाख रुपए हर साल देना इज नॉट इक्वल टू 10 lakhs। उसकी प्रेजेंट वैल्यू 6.7 lakhs है। ठीक है, फैक्टर निकालते आता है ना? किसको नहीं आया 3.352? रेज योर हैंड तो मैं बता दूं एक बार वापस। ओके, अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास है लोन ऑप्शन। लीज ऑप्शन में तो और कुछ करना नहीं है क्योंकि इनकम टैक्स वगैरह है नहीं। लोन ऑप्शन में एक वर्किंग नोट हम बनाना चाहेंगे जिससे कि लोन की इंस्टॉलमेंट हम कैलकुलेट कर सकें। लोन ऑप्शन में वर्किंग नोट नंबर 1, इंस्टॉलमेंट। क्या आपको लोन की इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करते आती है? लोन 10 लाख का होगा, 5 साल में चुकाना होगा और इंटरेस्ट रेट कितना होगा? 12%। सो ट्राई टू फिगर आउट अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। 10 लाख का लोन है, 5 साल में चुकाना है। अच्छा एक बात बताओ, लोन इंस्टॉलमेंट 2 लाख रुपए साल से ज्यादा होगी या कम? ज्यादा ही होगी क्योंकि 2 लाख का तो केवल प्रिंसिपल ही हो जाएगा हर साल। अब आपको देखना है इंस्टॉलमेंट कितनी, निकाल के बताओ। 10 लाख का लोन है, 5 साल में चुकाना है, 12% ब्याज है, इंस्टॉलमेंट निकालो। कैलकुलेटर जो बच्चे नहीं लाए कल से जरूर लाएं। 2,77,777 277,777 आ रहा है क्या? 2,77,409 2,77,000 समथिंग आ रहा है क्या? देखो इट्स वेरी सिंपल यार, 12% से 5 साल का एन्युटी फैक्टर निकालना रहेगा हमको। मेरे साथ करो, 1 डिवाइडेड बाय 1.12, 5 टाइम्स इक्वल टू जीटी कितना आता है? 3.604 आता है, डिवाइडेड बाय इक्वल टू कर लो इनटू 10 lakhs इक्वल टू 2,77,410 आता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, देखो क्या फॉर्मूला होता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वन इंस्टॉलमेंट इंटू 1 - 1/1 प्लस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाय आर। इसको आपको यूज करना है। इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी की जगह 10 लाख रुपए लिखना है। अमाउंट ऑफ वन इंस्टॉलमेंट मिसिंग है यहां, मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे फैक्टर आ जाएगा 12% का 5 साल का, 1 - 1/1.12 पावर 5 डिवाइडेड बाय 0.12।
तो ये हो गया 10 lakhs इक्वल टू ए इंटू क्या था 3.6047 और इसको सॉल्व किया तो 2,77,410। ये इंस्टॉलमेंट आपको हर साल पे करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट और डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट कंसिडर नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स है ही नहीं। तो सिर्फ दो ही कैश फ्लो रहे आपके पास। इनिशियल कैश फ्लो मैंने कहा था वैसे ही जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितने का लोन लेते हैं 10 लाख, उतना ही पैसा असेट खरीदने में लगा देते हैं। लोन लेने का इनफ्लो 10 लाख, असेट खरीदने का आउटफ्लो 10 लाख, कितना हो गया नेट आपका? जीरो। वो जीरो हो गया, लेकिन एनुअल कैश फ्लो के नाम पर क्या होगा? सिर्फ एक कैश फ्लो, और वो कैश फ्लो क्या है? इंस्टॉलमेंट। टर्मिनल कैश फ्लो के नाम पे सिर्फ एक कैश फ्लो है, और वो क्या है? सैल्वेज वैल्यू। तो 2 पॉइंट में हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एक हमको निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, $277,410। डिस्काउंटिंग रेट क्या? 15% है ना, और 15% का फैक्टर 3.352 है। फुल डिजिट्स में आप करो सॉल्व। 9299 ये 3 डिजिट में है या फुल डिजिट में मल्टीप्लाई करा है? फुल डिजिट्स में ना। तो नहीं आ रही, और ठीक कर लो। अब दूसरा सैल्वेज वैल्यू है, कितनी मिलनी है? 2 लाख। 2 लाख को 15% का 5वें साल का फैक्टर, इसमें एन्युटी फैक्टर लगाएं या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, क्योंकि ये कैश फ्लो सिर्फ एक बार ही होगा। तो जरा 15% का फैक्टर निकालिए 5वें साल का। 0.4972 इंटू 2 लाख कर लीजिए। 99,435। इसे प्लस साइन लगाऊं या माइनस? प्लस, क्योंकि ये तो इनफ्लो है। अब इन दोनों को नेट कर लेते हैं। नंबर 3 कितना आता है? नेट 830,486 है ना। तो सब मिला करके लोन ऑप्शन हमको 8,30,000 का पड़ रहा है, जो हम दे रहे हैं, जो हमको मिल रहा है सब करके। और लीज ऑप्शन सिर्फ 6,70,000 का। So, which one is better? Lease or loan? Lease is better, obviously. सिंपल कंपैरिजन था। 2 ऑप्शन है,
दोनों में कितने कितने पैसे लग रहे हैं, मिल रहे हैं, वो हमने देख लिया। उन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालें तो कभी भी ऑप्शंस आपस में कंपेरेबल नहीं हो सकते हैं, और प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो फिर वो कंपेरेबल हो गए। डिसीजन लिख लो इसके नीचे आप, लीज इज बेटर देन लोन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए आप। अब ये एक फुल क्वेश्चन है जिसमें इनकम टैक्स, डेप्रिसिएशन, सैल्वेज वैल्यू, कैपिटल गेन लॉस सब कुछ आएगा। नोट करिए इंफॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ एसेट, क्वेश्चन नंबर 2, कॉस्ट ऑफ एसेट लिखें आप रुपीज 180 लैक्स, 180 लाख रुपए की एसेट है। यूजफुल लाइफ 3 इयर्स, 3 साल। सैल्वेज वैल्यू 18 लैक्स, 18 लाख। डेप्रिसिएशन 40% WDV, 40% रिटर्न डाउन वैल्यू। इनकम टैक्स रेट 35%। इंटरेस्ट रेट 17% पर एनम, 17% पर एनम। कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखिए, %12 पर एनम। एक बात बताओ, इंटरेस्ट रेट का क्या करोगे? हेलो एवरीवन, व्हाट विल यू डू विद द इंटरेस्ट रेट गिवन इन द क्वेश्चन? यू विल कैलकुलेट इंस्टॉलमेंट। जैसे इस क्वेश्चन में करा ना आपने, इंटरेस्ट रेट दी थी 12%, उससे क्या निकाली आपने? अमाउंट ऑफ 1 इंस्टॉलमेंट। क्या इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करती है? यस और नो? यस ऑब्वियसली, है ना। तो इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करती है। इंटरेस्ट रेट इसीलिए दी है कि हम इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करें। तो फिर ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या चीज है? दिस इज द डिस्काउंटिंग रेट। मतलब ऐसा मत सोचना कि हर बार डिस्काउंटिंग रेट लिखा हुआ आएगा। आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी है, मतलब आपको याद होगा तो आईपीसीसी में भी कैपिटल बेस्टिंग में एनपीवी निकालते समय डिस्काउंटिंग किससे करते थे? हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ही करते थे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, किसी भी नाम से दिया जा सकता है। हाँ, आगे लिखो आप फिर। लीज रेंट for 3 years, रुपीज 444, 444 रुपए, रुपीज 444 पर 1000 पर एनम। अरे पर 180 लाख रुपए की एसेट है, उस पर केवल 444 रुपए का लीज रेंट। What do you mean by per 1000 per annum? मतलब अगर असेट की कॉस्ट 1000 रुपए हो तो उस पर हर साल कितना किराया देना पड़ेगा? 444 रुपीज देना पड़ेगा। तो बताओ इस 180 लाख $79
79.92 लाख आता है, ठीक है। चलो फिर इसके बाद में आगे आपको दोनों ऑप्शन का एवेल्यूशन करना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन अच्छा है। लोन लेके इस असेट को 1,80,00,000 रुपए की इस असेट को लोन लेके खरीद लेना चाहिए या फिर हमको इसको किराए पर लेना है। थोड़ा सा है ना, आप फील करो सिचुएशन को, क्योंकि जब तक फीलिंग्स नहीं है तब तक बात समझ में ही नहीं आएगी आपको। आप क्या बड़े बड़े पीएनएल बना देते हो, अकाउंट्स में भी पीएनएल बनाया, 5 करोड़ का लॉस आया, लॉस, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा महसूस करो, आप बिजनेस कर रहे हो, 5 करोड़ रुपए का आपका लॉस हो गया। चलो ये छोड़ो, आप ये महसूस करो कि आज सुबह जब घर से आ रहे थे तो आपके वॉलेट में से 1,000 रुपए का एक नोट गिर गया, अब नहीं मिल रहा है। अच्छे से समझ में आया ना कितनी तकलीफ भरी बात हो गई। या आप सोचो कि आज आपको 1,000 रुपए का एक नोट पड़ा हुआ मिला जिसका कोई मालिक नहीं था। तो थोड़ा सा अपने आप को सिचुएशन में रख के देखो, उसके बाद में आपको चीजें बहुत बेहतर ढंग से समझ में आने लग जाएगी। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन, यूं तो आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, पता नहीं क्या क्या इमेजिन कर सकते हो आप, तो यहां भी थोड़ा अपना इमेजिनेशन को यूज करो, अपने आप को सिचुएशन में रख के देखो, थोड़ा सोचो। आपने बोला मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बन गया, लेकिन अब मेरे को प्रैक्टिस नहीं करना है पापा, मैं बिजनेस करूंगा। पापा ने बोला ठीक है कर ले बिजनेस। बोले नहीं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,80,00,000 रुपए है। सोचो, है पापा दे देंगे 1,80,00,000 रुपए आपको? 1 करोड़ का तो नहीं मालूम, 80 लाख जरूर पड़ सकती है। दे देंगे 1,80,00,000। हाउ मेनी ऑफ यू, इफ यू आस्क योर फादर टू गिव यू 1,80,00,000 फॉर डूइंग बिजनेस, ही विल गिव यू? हाथ उठाओ, कम ऑन। बड़ी रकम है आखिर, 1,80,00,000 रुपए बहुत होते हैं। 180 लाख रुपए। दो चॉइस है अब आपके पास। पहली चॉइस ये है कि आप बैंक से लोन लेकर के और असेट खरीद लो, और दूसरी चॉइस ये है कि इतने पैसे है ही नहीं तो आप असेट को किराए पर ले लो। बताओ क्या करोगे? जो सस्ता हो। पर अब सस्ता कौन सा है वही तो हमको इवैल्यूएट करना है। तो चलिए लिखिए ऑप्शन 1 लीज ऑप्शन। इसमें 2 स्टेप्स हमको सॉल्व करनी पड़ेगी। इसमें ऑप्शन 1 है लीज। पूरा एफएम सब्जेक्ट ही डिसीजन मेकिंग का सब्जेक्ट है। हियर एवरी टाइम यू टेक अ डिसीजन, यहां भी एक डिसीजन लेना है, खरीद लूं या किराए पे लूं। और डिसीजन कैसे लिया जाता है कि जो ऑप्शन में ज्यादा प्रॉफिट हो या जिसमें कम कॉस्ट हो, ऐसा करने से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। और जो ज्यादा प्रॉफिट कमाता है वो मानते हैं कि उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया या खराब परफॉर्मेंस दिया। हेलो, अच्छा या खराब? अच्छा परफॉर्मेंस दिया। जो अच्छा परफॉर्मेंस देता है उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है या कम हो जाती है? आप सीए फाइनल में बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट पास हो जाएं ऑल इंडिया रैंक के साथ, तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी लोगों की नजरों में या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो अच्छा परफॉर्मेंस देने से वैल्यू बढ़ती है। वैल्यू मतलब वेल्थ। क्या आप वेल्दी होना चाहते हैं तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, इस बात को ना भूलें। अच्छा परफॉर्मेंस बिजनेस में तब दे पाएंगे जब आप डिसीजन सही लें। गलत रास्ते चल दिए तो परफॉर्मेंस कमजोर होगा और वेल्थ क्या होगी? कम हो जाएगी। अभी से बिजनेस एक्चुअली करके देखने के पहले एक बार पेपर पे बिजनेस चला के देखते हैं, और जो अच्छा ऑप्शन होगा उसको चूज करेंगे। कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगी और उससे वैल्यू यानी कि वेल्थ बढ़ जाएगी। तो चलो पहले हम एक ऑप्शन लीज का इवैल्यूएशन कर लेते हैं। इसमें स्टेप नंबर 1, लीज रेंट
स्टेप नंबर 1 लीज रेंट। इसमें लीज रेंट आपको निकाला आपने कितना, 180 लैक्स into 444 by 1000, is it 79.92 lakhs? Now 79.92 lakhs multiplied by present value annuity factor, किस रेट से? डिस्काउंटिंग रेट कितनी लिखवाई मैंने? 12%। कितने साल? नहीं तो एन्युटी फैक्टर लगा सकते हैं या टेबल बनानी पड़ेगी 3 साल की? एन्युटी फैक्टर लगा सकते हैं या टेबल बनानी पड़ेगी? एन्युटी बात नहीं समझा। 3 साल की टेबल बनाओ और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एक के नीचे एक लिखो और उसमें 79 लाख लिखो और डिस्काउंटिंग करो। वैसा करें क्या? वैसा कब करना पड़ता? जब हर साल लीज रेंट अलग अलग होता। एक जैसा है तो आप एन्युटी फैक्टर लगा सकते हैं। लगाइए, सॉल्व करिए। कितना आया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर? 2.402 मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 191.95 लैक्स। 180 लाख के एसेट के लिए यूं तो आप तकरीबन 240 लाख किराया दे देंगे। 240 लाख किराया? अरे भाई, किराया कितना है? लगभग 80 लाख। वो 3 बार 80 लैक्स देंगे तो 80 कितना हो गया? 240 लैक्स। 180 लैक्स के लिए वैसे तो रेंट कितना दे देंगे आप? 240 लैक्स। लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आती है? 191.95 लैक्स। कर लिया नोट इतना? चलो आगे बढ़े। स्टेप नंबर 2, टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट देखो, 79.92 लैक्स का 35% ना, कितना आता है? 27.97। अब 27.97 लैक्स का टैक्स बेनिफिट आपको हर बार मिलेगा और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है? 12%। क्या रेट है? डिस्काउंटिंग 12% है। कितना है फैक्टर? 2.402। 67.18 लैक्स। फिर हम लेंगे स्टेप नंबर 3, नेट कैश फ्लो। फर्स्ट और सेकंड स्टेप को नेट कर दीजिए।
कितना आया नेट कैश फ्लो? 124.77। ठीक है, तो मतलब 180 लाख के एसेट वाला ये ऑप्शन में हमारा आउटफ्लो कितना है? लगभग 125 लाख। अब हमको लोन ऑप्शन का भी इसी तरह से इवैल्यूएशन करना है। ठीक है, तो लोन ऑप्शन में पहले एक वर्किंग नोट हम बना लेते हैं जिसमें कि लोन की इंस्टॉलमेंट निकालेंगे। 2-3 वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे हमको, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। लिखिए ऑप्शन नंबर 2, लोन ऑप्शन। इसमें पहले वर्किंग नोट नंबर 1, लोन इंस्टॉलमेंट। लोन ऑप्शन में क्या क्या एनुअल कैश फ्लोज है जरा बताइए मुझे। अगर आप असेट लोन लेके खरीदते हैं तो क्या कैश फ्लोज होंगे? सबसे पहले तो इंस्टॉलमेंट चुकाने का आउटफ्लो होगा, फिर इंटरेस्ट के टैक्स बेनिफिट का इनफ्लो होगा, फिर डेप्रिसिएशन के टैक्स बेनिफिट का इनफ्लो होगा। तो अब इंस्टॉलमेंट निकालनी पड़ेगी, इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट निकालने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट निकालने के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 3 वर्किंग नोट अब हम इन 3 स्टेप्स के लिए पहले बनाते हैं। सबसे पहले इंस्टॉलमेंट निकालते हैं। लोन अमाउंट कितना होगा? 180 लाख। यहां यह माना जाता है कि पूरी फुल वैल्यू का हम लोन ले लेंगे, इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ 1 इंस्टॉलमेंट इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। क्या 17% पे लोन लिया है हमने? 17%। कितने साल के लिए? 3 साल। क्या हमको इस 17% के रेट को आफ्टर टैक्स करके फिर इंस्टॉलमेंट निकालना चाहिए? इंस्टॉलमेंट निकालते समय इंटरेस्ट रेट यूज करना चाहिए या के डी यूज करना चाहिए? हाँ, के डी क्यों यूज करेंगे? बैंक को इस बात से क्या मतलब कि मुझे टैक्स बेनिफिट मिलता है, मुझे टैक्स बेनिफिट मिलता है तो बैंक इंस्टॉलमेंट ही कम चार्ज करेगा, ऐसे थोड़ी होगा। बैंक तो पूरे 17% के हिसाब से अपनी इंस्टॉलमेंट डिसाइड करेगा, फिर टैक्स बेनिफिट मुझे मिलेगा, वो एक अलग बात है। कितनी इंस्टॉलमेंट आती है निकाल के बताओ। 81.46 लाख आता है क्या? चेक करिए। अब इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट निकालने के लिए हमको इंटरेस्ट पता होना चाहिए। डू यू नो कि इस 81.46 में प्रिंसिपल है या इंटरेस्ट है या दोनों है? देखो 81 करके तकरीबन 250 लाख 240 लाख आप चुका देंगे। 80 लाख करके 3 बार देंगे तो लगभग कितना देंगे? 240। और लोन सिर्फ कितने का है? 180। तो ये जो एक्स्ट्रा 60 लाख रुपए आप दे रहे हैं ये किस बात के लिए है? इंटरेस्ट। तो क्या करें, जो इंटरेस्ट है उसको डिवाइडेड बाय 3 कर दें तो हर साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या हर साल इंटरेस्ट इक्वल होगा या फिर शुरू में ज्यादा, शुरू में ज्यादा और बाद में कम, शुरू में ज्यादा और बाद में कम? तो कैसे पता चलेगा इंटरेस्ट कितना है? लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना पड़ेगा। चलो देखें, आप बना के बताओ आपको आता है कि नहीं। लेट्स चेक।
लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बन गई है। ये अपने आप ही ऐसे पता चल जाता है कि लास्ट में बैलेंस लगभग 0 बचता है। कितने बच्चों का बन गया लोन टेबल? ओके, वेरी नाइस। अब एक बार मैं क्विकली बता देता हूं। ये वर्किंग नोट नंबर 2 है हमारा, लोन अमोर्टाइजेशन टेबल, ईयर 1, 2, 3। इंटरेस्ट के लिए एक कॉलम होगा, एक कॉलम में प्रिंसिपल होगा और एक में बैलेंस। 180 लाख का लोन है तो 180 लाख पर 17% इंटरेस्ट लगेगा। 180 लाख का 17% कितना हुआ? 30.6। अब आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे कितनी? 81.46। बैंक बोलेगा कि इसमें से 30.6 तो किसके लिए माना जाएगा? इंटरेस्ट के लिए। तो बचा हुआ किसमें एडजस्ट होगा? प्रिंसिपल में। कितना? 50.86। अब 180 लाख के लोन में से प्रिंसिपल रीपे करा आपने कितना? 50.86। तो बैलेंस कितना बचा? 129.14। $29.14 का जो बैलेंस बचा उस पर 17% इंटरेस्ट लगेगा। कितना? 21.95। 21.95 का जो इंटरेस्ट लगा तो 81.46 में से 21.95 माइनस कर लो, 59.51। 59.51 का प्रिंसिपल है तो 129 में से आपने इतना चुका दिया, बचा कितना? 69.63। 69.63 पर कितना परसेंट? 17%। पर 11 पॉइंट। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां 0 सेट कर लें तो यहां कितना आ जाएगा? 69.63 और 69.63 माइनस 81.46 कर ले, 11.83 आता है। और अगर 17% निकाल रहे थे तो कितना था? 11.84 आ रहा था तब। तो वो पॉइंट के डिफरेंस को खत्म करने के लिए लास्ट इंस्टॉलमेंट में उल्टा कर लो, पहले प्रिंसिपल लिख लो और बैलेंसिंग फिगर में इंटरेस्ट। लोन अमोर्टाइजेशन टेबल इसलिए बनाया सो दैट हर इनका टोटल हमेशा किसके बराबर रहेगा? इंस्टॉलमेंट, क्योंकि इंस्टॉलमेंट को ही हमने 2 पार्ट में तोड़ा है।
ये हमने इसलिए बनाया कि इंटरेस्ट अलग पता चल जाए, प्रिंसिपल अलग पता चल जाए। प्रिंसिपल पर कोई टैक्स बेनिफिट आपको यहां नहीं मिलना है, लेकिन इंटरेस्ट पर टैक्स बेनिफिट मिलना है। तो इंटरेस्ट पर टैक्स बेनिफिट लेंगे। एक वर्किंग नोट और बना लें उसके पहले, वर्किंग नोट नंबर 3, और वो वर्किंग नोट है रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन WDV मेथड से लगना है। क्या रेट लिखवाया मैंने आपको? 40%। तो 180 लाख का 40% बोलिए 72 लाख, माइनस इक्वल टू कर लीजिए, WDV आ जाएगी उसका, फिर 40%, 43.2, फिर थर्ड ईयर 25 और WDV कितनी बच गई वो लिख के रख लें, बाद में काम आएगी वो भी, 38.88। ठीक है, सब लोग के फिगर्स टैली हो गए। अब लोन ऑप्शन में हमने सारी वर्किंग कर ली है, तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अब आप लिखें स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 आप लिखें एनुअल कैश फ्लोज। एनुअल कैश फ्लोज, एनुअल कैश फ्लोज में हम एक टेबल बना लेते हैं 3 साल की। टेबल इसलिए क्योंकि डेप्रिसिएशन हर साल बदल रहा है, इंटरेस्ट भी हर साल बदल रहा है, तो एन्युटी वाला कंसेप्ट यहां पे काम नहीं करेगा। एनुअल कैश फ्लो में एक तो हमारा इंस्टॉलमेंट है, और इंस्टॉलमेंट है 81.46, ये आउटफ्लो हो जाएगा हर साल। असेट खरीदी है लोन लेके, तो ये कीमत चुकानी पड़ेगी आपको हर साल, लेकिन इसमें इंटरेस्ट भी दे रहे हैं आप, तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। टैक्स बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट एंड टैक्स बेनिफिट ऑन, आई एम सॉरी, डेप्रिसिएशन। हाँ, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितना है? 30.6। तो 30.6 का 35% निकालिए, कितना? 10.71।
इसमें प्लस साइन रहेगा या माइनस? प्लस, क्योंकि इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट है, पॉजिटिव रहेगा। फिर 21.95 का इंटरेस्ट है, उस पर 35%, 7.68। फिर 11.83 पर 35%, 4.14। हाँ जी। फिर इसके बाद में डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर 72 है, उसका 35% निकालिए, 25.2। सेकेंड ईयर 15.12। थर्ड ईयर 9.07। सब लोग चेक कर लो। नेट कैश फ्लो निकाल लेते हैं, बताइए कितना कितना है? 45.55। आउटफ्लो है ये 78.58.66, 68.4525। अब इनकी डिस्काउंटिंग करने के लिए रेट दिए क्वेश्चन में 12%। अब प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 12%, इसका टोटल 136.01।
ये थी हमारी स्टेप नंबर 1। डिस्काउंटिंग के लिए एक बार मेरे साथ भी कर लें, क्रॉस चेक भी हो जाएगा। कैलकुलेटर ऑन करिए, 45.55 टाइप करें, डिवाइडेड बाय 1.12 इक्वल टू m प्लस। इसमें क्या है, हमको फैक्टर नहीं निकालना है, सीधे ही क्या कर लेंगे, डिस्काउंटिंग। m प्लस करा, वो मेमोरी में स्टोर हो गया, स्क्रीन पे दिख भी रहा है, जो फिगर स्क्रीन पे दिख रहा है उसको आपने यहां पर नोट कर लिया। फिर आपने टाइप करा 58.66, इस बीच में कैलकुलेटर को ऑन नहीं करना है, ध्यान रखें। 58.66 टाइप करा, अब 2 बार इक्वल टू प्रेस करना है, तो सीधे ही डिस्काउंटिंग हो जाएगी। और m प्लस प्रेस कर लें तो मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। फिर 68.25 टाइप करें, 3 बार इक्वल टू m प्लस। मेमोरी रिकॉल कर लें तो ये आता है 136, आ रहा है 136 सबका। क्या आप चाहते हैं कि वापस करके बताऊं ये मैं? रेज योर हैंड, विल हैव टू रेज योर हैंड। हाँ ना बोलने से नहीं चलेगा। ओके, क्विकली मैं बता देता हूं एक बार। कैलकुलेटर ऑन करिए, 45.55 डिवाइडेड बाय 1.12 इक्वल टू m प्लस। फिर 58.66 2 टाइम्स इक्वल टू m प्लस। फिर 68.25 3 टाइम्स इक्वल टू m प्लस। जब आप, और मेमोरी रिकॉल, जब आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करके कोई फिगर टाइप करते हैं ना, तो वो फिगर कांस्टेंट हो जाता है, और अगली बार जब जब इक्वल टू प्रेस करते हैं उसी से डिवाइड होता जाता है, उसी से मल्टीप्लाई होता जाता है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपको बड़ी अच्छी एक छोटी सी चीज रिफ्रेश हो जाएगी, पता चलेगी। जरा आप 2 इंटू 3 इक्वल टू करिए, कितना आया? 6। ऑब्वियसली इतना खुश होने की बात नहीं कि 6 निकाल दिया आपने। और एक इक्वल टू प्रेस करो, कितना आया? हाँ, 12 आ रहा है। और एक इक्वल टू 24। मतलब क्या हो रहा है, हर बार मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? 2। अरे यार, 2 इंटू 3 इक्वल टू करा तो 6 आ गया, फिर इक्वल टू 12, फिर इक्वल टू 24, फिर इक्वल टू 48। मतलब 2 कांस्टेंट हो गया यहां पे। फिर एक काम करो, 2 डिवाइडेड बाय 3, या चलो ठीक है अब कर लिया, 2 डिवाइडेड बाय 3 करो, क्या 0.67 आया? और एक इक्वल टू प्रेस करो, क्या 0.22 आ गया? मतलब क्या कांस्टेंट हो गया यहां पर? 3। 2 प्लस 3 इक्वल टू करो, कितना आता है? 5। और एक इक्वल टू 8। और एक इक्वल टू 11। 3 कांस्टेंट। 2 माइनस 3 इक्वल टू करो, -1। और एक इक्वल टू -4। और एक इक्वल टू -7। मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि जब आप a इंटू बी करते हैं तो a कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन जब आप a डिवाइडेड बाय b करें, a मल्टीप्लाई a प्लस b करें, a माइनस b करें, इन तीनों ही केस में क्या कांस्टेंट हो जाता है? b। इसीलिए तो ये शॉर्ट ट्रिक काम करती है। 45.22 डिवाइडेड बाय 1.12। अब 1.12 क्या हो गया है? कांस्टेंट। यहां 2 बार इक्वल टू प्रेस करा तो वो 2 बार 1.12 से डिवाइड हो गया। यहां 3 बार इक्वल टू प्रेस करा तो 3 बार 1.12 से डिवाइड हो गया। और 3 बार 1.12 से डिवाइड करना मतलब 1.12 की पावर 3 से डिवाइड करना। बस वही तो फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू a अपॉन 1 प्लस आर रेस्ट टू द पावर n। ऐसे करके प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो तो अब हम देखते हैं टर्मिनल कैश फ्लो। लिखिए स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 टर्मिनल
कैश फ्लो। टर्मिनल कैश फ्लो में एक तो सेल्वेज वैल्यू आएगी, कितनी सेल्वेज वैल्यू? आई एम सॉरी, 18 लैक्स। ठीक है। अब दूसरा WDV बची थी 38.88 लैक्स। डिप्रिसिएशन निकालते समय निकाला था ना हमने। 38 लाख की WDV वाली एसेट को 18 लाख में बेचोगे तो गेन है कि लॉस है? लॉस है ना? तो यहां पर हम टैक्स बेनिफिट मिलेगा कि टैक्स चार्ज होगा? टैक्स बेनिफिट ऑन कैपिटल लॉस। अब कैपिटल लॉस कितना है वो निकालो। 20.88 लैक्स, उसका 35% 7.308। चेक करिए सब लोग। 38 लाख की WDV वाली एसेट को आपने 18 लाख रुपए मात्र में बेच दिया तो लॉस हो गया। लॉस पे टैक्स बेनिफिट मिलेगा। लेंगे ना? प्रेजेंट वैल्यू दोनों की निकालेंगे, दोनों को जोड़ लो पहले। 25.31 लैक्स आ गया। अब इसमें फैक्टर लगा दो। लास्ट ईयर का फैक्टर कितना है? 0.7, सॉरी सुना ही नहीं दे रहा है, 712 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर at the rate of 12% for third year. $18.01 आता है। ये इनफ्लो है क्योंकि ये भी इनफ्लो है, ये भी इनफ्लो है। अब स्टेप नंबर 3, एनपीवी नेट कैश फ्लो। 136 लाख का आउटफ्लो, 18 लाख का इनफ्लो, नेट बताइए। $118 lakhs। तो लीज ऑप्शन में तकरीबन 125 लाख का आपका आउटफ्लो है, एनपीवी है, और लोन ऑप्शन की एनपीवी 118 लाख है। तो विच ऑप्शन इज बेटर? लोन ऑप्शन इज बेटर। इत्मीनान से एक बार सॉल्यूशन को देख लो, और कोई छोटी से छोटी बात भी आपको डाउट है, कोई कैलकुलेशन का स्टाइल नहीं समझ में आया, कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया, कोई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन नहीं समझ में आया, तो पूछो।
हाँ बोलिए। लोन की जो इंस्टॉलमेंट निकाली वो प्रेजेंट वैल्यू हुई? नहीं नहीं, वो प्रेजेंट वैल्यू नहीं, एक तरह से फ्यूचर वैल्यू हुई कि 180 लाख के लोन को आपने फ्यूचर में 3 साल में बिखेर दिया। 180 को जब आपने स्प्रेड करा तो वो हो गया 80, 80 एंड 80, टोटल लगाओगे तो कितना होगा 240। चूंकि वो 180 से ज्यादा है तो वो प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, वो तो क्या है, फ्यूचर वैल्यू है। पर फ्यूचर वैल्यू नहीं बोलेंगे उसको, हम क्या बोलेंगे, इंस्टॉलमेंट। कहिए, रेज योर हैंड। हाँ जी बोलिए। जीटी वाला फंक्शन एक बार फिर से बता दूं। देखो, जैसे 17% का फैक्टर निकालना है 3 साल का, है ना, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.17 3 बार इक्वल टू जीटी, तो कितना आ गया 2.209। ये फैक्टर आ गया 17% का 3 साल का। अब इसको डिवाइड करना है किसमें, 180 लाख में। तो एक तरीका ये भी है कि इसको मेमोरी में रख लो, M प्लस प्रेस कर लो तो मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। अब 180 टाइप करो डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इक्वल टू, तो इंस्टॉलमेंट आ गई कितनी, कुछ गड़बड़ कर दिया आपने, फिर से करो। 1 डिवाइडेड बाय 1.17 3 बार इक्वल टू जीटी एम, पुरानी मेमोरी में कुछ पड़ा होगा एक्चुअली। 1 डिवाइड बाय 1.7 1 2 3, नहीं बेटा हम डिस्काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम तो इंस्टॉलमेंट निकाल रहे हैं। M प्लस, अब 180 लाख डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इक्वल टू 81.46 आया ना इंस्टॉलमेंट। जीटी फंक्शन कैसे काम करता है, इट्स वेरी सिंपल। जैसे कैलकुलेटर ऑन करो, आपने कुछ भी लिखा 2 + 2 इक्वल टू 4 आ गया। 3 + 3 करो मेरे साथ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, 3 + 3 इक्वल टू 6 आ गया। अब जीटी प्रेस कर दो, तो पहली बार इक्वल टू प्रेस करा तो 4 आया, फिर इक्वल टू प्रेस करा तो 6 आया। जीटी में कितना हो गया 10। जब भी इक्वल टू प्रेस करते हैं तब जो कैलकुलेटर की स्क्रीन पे अपीयर होता है उन्हीं का क्या लग जाता है, टोटल। तो आप कैलकुलेटर ऑन करो, 1 डिवाइडेड बाय 1.17 इक्वल टू, करो बेटा, इतना डाउट क्यों कर रहे हो, 0.854 आया। ये पहले साल का फैक्टर है, और एक इक्वल टू ये दूसरे साल का फैक्टर है, और एक इक्वल टू तीसरे साल का फैक्टर। अरे तीनों साल के फैक्टर का टोटल लगा दोगे तो ही तो 3 साल का एन्युटी फैक्टर आएगा। जीटी प्रेस करने में वो तीनों का टोटल लग जाता है, जीटी गायब कर दिया आपने, तो कितना आ गया 2.209। समझे? हाँ कहिए। हाँ पिछले क्वेश्चन में तो हमने इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी, तो इस क्वेश्चन में हमने इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू क्यों नहीं निकाली? निकाली ना बेटा, ये रही इंस्टॉलमेंट्स और ये रही इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू। पिछले क्वेश्चन में इनकम टैक्स नहीं था इसलिए ये फिगर्स नहीं थे, इसको इससे सीधे एन्युटी लगा पाए थे। अभी ये भी है तो सबकी अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू निकालने से बेहतर है सबको पहले इकट्ठा कर लिया और फिर प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। और कहो। कैलकुलेशन इज ओके, बट बेसिक बात समझ में आती है कि नहीं? बेसिक बात यह है कि आपको एक असेट यूज करना है और उस असेट को यूज करने के 2 तरीके हैं, लोन लेके खरीद लो या फिर उसको किराए पर ले लो। लोन लेके खरीद लो तो क्या क्या पेमेंट करने पड़ेंगे ये देखो, स्टेप नंबर 1 बोर्ड में कॉर्नर में, उसमें इंस्टॉलमेंट्स आप दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं 81.46, 81.46 और 81.46। ये सब आपको लोन रीपेमेंट में चुकाना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर इंटरेस्ट भी है, उस इंटरेस्ट का आपको
टैक्स बेनिफिट लेना पड़ेगा, तो उस इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट आप कंसिडर करेंगे। फिर इसके अलावा आप असेट खरीद रहे हैं तो आप डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन का भी आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स बेनिफिट लेना पड़ेगा। अरे पवन भैया, ये हमारी पूरी रिकॉर्डिंग बिगड़ रही है इस ट्यूबलाइट की वजह से। ये चारों ट्यूबलाइट को मैंने कल भी कहा था वहां ऊपर शिफ्ट करवा, हाँ आज करवा ही देना, नहीं तो रिकॉर्डिंग पूरी खराब हो जाएगी। हाँ, तो डेप्रिसिएशन का भी टैक्स बेनिफिट क्यों मिल रहा है आपको, ये बताओ मुझे। तो लीज ऑप्शन में क्यों नहीं मिल रहा है और यहां क्यों मिल रहा है? क्योंकि वहां हम असेट के मालिक नहीं है, यहां हम असेट के मालिक हैं, तो हम डेप्रिसिएशन पर टैक्स बेनिफिट चार्ज करेंगे। ये हो गया। फिर आखिरी में सैल्वेज वैल्यू मिलेगी, ये बोनस है कि भाई असेट आखिरी में कबाड़ बेचो, कबाड़ बेचने से जो पैसा मिलता है उसका अपना एक अलग मजा होता है कि लास्ट में कुछ बेचा और उसमें से भी आपको, सोचो आपने एक पेन 2 साल तक यूज कर लिया, फिर बेचा, उसके पैसे मिल गए, क्या मजा आएगा। मतलब आपकी वाटर बॉटल आपने बेच दी, उसके आपको पैसे मिल गए। बेचते ही हैं, अटाले वाले को हम सामान बेचते हैं, कितना मजा आता है, उससे मिलने वाले पैसों से पार्टी करने की इच्छा होती है। तो ये वही पैसा है आखिरी में अटाला बेच के जो मिला है। कई बिजनेस में तो इस अटाले से ही सारी कमाई होती है। जब बिजनेस चल रहा होता है तब कोई कमाई नहीं होती, बाद में जब बेचने जाते हैं तब मोटी रकम मिलती है, वही हमारा एक तरह से प्रॉफिट होता है। और गेन लॉस हो जाए तो भारत सरकार तो कुंडली मार के डसने के लिए बैठी हुई है कि तुमने कमाया नहीं और हमने मिला के तुमसे टैक्स वसूला नहीं। तो सरकार से हमने उल्टे यहां टैक्स छीन लिया कि हम नहीं देंगे टैक्स बेनिफिट। पर बेटा ये जो हमने बड़े मजे से कैपिटल लॉस का टैक्स बेनिफिट ले लेते हैं ना, ये इस बात पर डिपेंड करेगा प्रैक्टिकली कि इसी साल में कैपिटल गेन हो और उस कैपिटल गेन से इस कैपिटल लॉस को हम सेट ऑफ कर पाए, हमारे इनकम टैक्स का रिटर्न टाइम पे जमा किया गया हो, बाकी सारी शर्तें पूरी की गई हो, हम सब मान के चलते हैं कि हाँ हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो ये वाला टैक्स बेनिफिट हमको नहीं मिलेगा। ये भी पैसे मिले मगर ये लास्ट में मिले तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू 25 लाख की सिर्फ कितनी है, 18 लाख। सब मिला के 118 लाख हमको आज देने पड़ रहे हैं और वहां लीज ऑप्शन में हमको 125 लाख रुपए आज देने पड़ रहे हैं। आज की कीमत 185 लाख की कॉस्ट, आज एज ऑफ टुडे की कीमत 118 लाख की कॉस्ट। सस्ता क्या है, लोन। मत लो किराए पे, असेट को खरीद लेना बेहतर है। ऐसा एक क्वेश्चन आप करके लाएंगे, लिखिए। So here we go with your first homework and tomorrow it will be checked, okay? And if it is not done, तो जो होगा वो आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। लिखिए, लिखना पहले सुन लीजिए। पूरी स्टोरी क्यों बताऊं मैं आपको, काम का डेटा लिखो आप। चलो, कॉस्ट ऑफ असेट 15 लाख, असेट 15 लाख की है। बताओ लीज करें कि लोन? 15 लाख की असेट है तो 15 लाख की है, उससे कुछ पता थोड़ी चलता है। वो तो देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सस्ता है। सैल्वेज वैल्यू 1 लाख, लाइफ 5 years, फिर आप लिखें डेप्रिसिएशन 25% WDV, इंटरेस्ट रेट 20%, टैक्स रेट 35%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या करोगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का? पूरे क्वेश्चन में हर जगह डिस्काउंटिंग करने में इसी का यूज करेंगे। हाँ, बस लोन इंस्टॉलमेंट निकालते समय इंटरेस्ट रेट का उपयोग करेंगे।
कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15%, 15. लीज रेंट for 5 years, ₹4,50,000 पर एनम. 5 साल का लीज रेंट कितना है? 4,50,000. बस आपको इसमें डिसीजन देना है. इसमें एक पॉइंट और है, वो लिखो मत. इसमें बोला है मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ₹30,000 पर ईयर आर टू बी बोर्न बाय द लेसी. अगर आप असेट किराए पे लेते हैं तो मेंटेनेंस लेसर नहीं करके देगा, बल्कि आपको ही करना पड़ेगा. क्या करें? हर साल 30,000 है बेटा, इसको इग्नोर करेंगे. कारण समझो, बोला लेसी बियर करेगा, मतलब लीज ऑप्शन आपने चूज करा तो आपको असेट का मेंटेनेंस करना है. लेकिन अगर आपने लोन ऑप्शन चूज करा तो कौन मेंटेन करेगा असेट? बैंक या हम खुद? अरे लीज ऑप्शन में तो बोल दिया कि लेसर नहीं करेगा, असेट आप यूज कर रहे हैं, आप ही मेंटेन करिए, और मेंटेनेंस का खर्चा कितना है? 30,000. तो आपने असेट खरीद ली तो मेंटेनेंस बैंक बियर करेगा या फिर बायर? तो मतलब लीज ऑप्शन में तो मेंटेनेंस लग ही रहा है, पर साथ साथ में कहने की बात नहीं है कि लोन ऑप्शन में भी मेंटेनेंस लगेगा. और अगर कोई कैश फ्लो दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स में कॉमन है तो उसको दोनों साइड से हटाया जा सकता है. क्या आप बात समझे? है ना? इसलिए ये 30,000 को हम क्या कर रहे हैं? इग्नोर. मैं लिखवा ही नहीं रहा हूं. तो आप एक क्वेश्चन तो ठीक है क्लोज करो, एक नोट लिख लो. इफ एनी कैश फ्लो is common under two mutually exclusive proposals, then we may ignore it from both. अब एक छोटी सी एडवाइस है कि होमवर्क आप एक डिफरेंट कलर की इंक से कर लें. प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे हमने एक चैप्टर में कोई क्वेश्चन आज मैंने आपको ये होमवर्क में दिया, क्लास की शुरुआत में 15 मिनट में एक क्वेश्चन होमवर्क में आ गया. उसके बाद 3 क्वेश्चन क्लास में और कर लिए, एक नया कंसेप्ट पढ़ लिया, उसका नया टाइटल डल गया कि अब हम ये कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, उसका एक क्वेश्चन कर लिया. फिर घर जाके इस कॉपी में आप क्या करोगे? वो पुराने वाला होमवर्क करोगे. अभी हम पढ़ रहे हैं लेसी पॉइंट ऑफ व्यू, एक क्वेश्चन होमवर्क में आ गया. फिर आज हमने पढ़ लिया लेसर पॉइंट ऑफ व्यू, उसके 2 क्वेश्चन क्लास में कर लिए. अगर आपकी होमवर्क कॉपी अलग नहीं है, जो कि यूजुअली नहीं होती अलग, घर जाके फेयर करते हो? हरगिज नहीं. तो अब लेसर पॉइंट ऑफ व्यू चालू हो चुका है और उसमें होमवर्क कौन सा आएगा? लेसी पॉइंट ऑफ व्यू. सारी खिचड़ी बन जाएगी. तो एक तो आप ये कर सकते हो कि होमवर्क को डिफरेंट कलर की इंक वाले पेन से आप कर लो, तो अलग ही आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इतना इतना पोर्शन होमवर्क है और बचा हुआ पोर्शन क्लास वर्क. दूसरा आप ये कर सकते हो कि अपनी कॉपी में, सुन रहे हो आप, और कॉपी के जिस पेज नंबर पे आप कोई सॉल्यूशन करें तो नोट्स जो छपे हुए आपको मिलेंगे उसमें आप क्या करें, हर क्वेश्चन के साइड पर पेज नंबर लिख लें कि कॉपी में कौन से पेज नंबर पर इसका सॉल्यूशन है.
क्या आप समझे मेरी बात? ऐसा करेंगे तो अपनी खुद की कॉपी में नेविगेशन करना आपके लिए इजी हो जाएगा। अदरवाइज अपनी ही कॉपी में आपको चीजें, खुद की हैंडराइटिंग तो समझ में नहीं आती, वो तो एक बात है, पर उस कॉपी में इधर उधर जाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या अच्छा था, लीज या लोन? तो लेसर को आप क्या बोलेंगे कि भाई साहब मैं तो पसंद नहीं करता आपका लीज ऑप्शन। तो लेसर बोलेगा अरे नहीं नहीं, ऐसा क्या करते हो, प्लीज असेट किराए पे ले लो ना, क्योंकि उसका तो बिजनेस है, मैं थोड़ा किराया कम कर देता हूं आपके लिए। क्या किराया ले रहा है अभी वो? 79.92 है ना, देखो आपकी कॉपी में 79.92 ले रहा है ना, और आपने उसको मना कर दिया कि नहीं भैया पूरेगा नहीं यार, बहुत महंगा है तुम्हारा, तो इससे तो हम खरीद लेंगे, वो सस्ता है। तो लेसर बोल रहा है कि चलो मैं थोड़ा किराया कम कर देता हूं, आप 79.90 दे देना, बस 79.85 दे देना। तो फिर वो 85 दे देना, तो 85 का फिर इवैल्यूएशन करो, फिर लोन ऑप्शन से कंपेयर करो, फिर बोलो नहीं नहीं यार महंगा है, तू तो रहने दे। फिर वो बोलेगा 79.80 देना यार, चलो फिर इवैल्यूएशन करो, फिर लोन ऑप्शन से कंपेयर करो, फिर आप बोल दो महंगा है, तो फिर वो क्या बोलेगा, अच्छा तुम बताओ तुम क्या दोगे? नहीं है, सब्जी नहीं खरीदी कभी, 40 रुपए किलो, अरे नहीं भैया बहुत महंगा है, मैं तो जा रहा हूं। अच्छा 38 दे देना, नहीं 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 मैं तो जा रहा हूं। अच्छा तू बता तू क्या देगा? तो 15। वो टमाटर खरीदने गए होंगे तो फेंक के मारेगा वो उसी से, फिर वो उठा लाओ, फ्री में पड़ेंगे वो। तो आप क्या दे दोगे, बोलो बोलो क्या दोगे? 50 दूंगा मैं तो, 79.92। ऐसा नहीं, ब्रेक इवन लीज रेंट चाहिए मुझे, वो लीज रेंट जिस पर लीज ऑप्शन का आंसर भी उतना ही आए जितना लोन ऑप्शन का आंसर है, और लोन ऑप्शन का आंसर है 118। लिखो कॉपी में क्वेश्चन नंबर 4। कैलकुलेट ब्रेक इवन लीज रेंट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा उसके पहले क्वेश्चन नंबर 2 के लीज ऑप्शन को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट ये है, 79.92 lakhs इंटू 0.65 इंटू 2.402। जरा सॉल्व करिए। वन पॉइंट 124.7। 3 स्टेप में होने की जगह एक स्टेप में ही खत्म। अरे हमने लीज रेंट लिया, हमने पहले 2 स्टेप ली थी, लीज रेंट 100 रुपए आउटफ्लो, टैक्स बेनिफिट 35 रुपए इनफ्लो, 100 का आउटफ्लो लीज रेंट, 35 का इनफ्लो टैक्स बेनिफिट, तो सीधे 65 के आउटफ्लो बता दो ना। नहीं समझा? तो ये डायरेक्ट 0.65 कर दिया। 1 माइनस टैक्स रेट वाला कंसेप्ट, 1 माइनस टैक्स रेट इज 0.65, तो लीज रेंट को सीधे 0.65 से मल्टीप्लाई कर दिया कि 100 रुपए देंगे तो कॉस्ट केवल कितनी आएगी, 65, क्योंकि 35 का क्या मिल जाएगा, टैक्स बेनिफिट, उसकी प्रेजेंट वैल्यू है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, लीज रेंट को हम कितना मान लेते हैं, x। लिखो क्वेश्चन आंसर 4। लेट अस अज्यूम दैट break even lease rent is rupees x.
लेट अस अज्यूम दैट ब्रेक इवन लीज रेंट इज रुपीज एक्स लैक्स, अब वो लैक्स में ही है, तो x लाख का लीज रेंट होगा इंटू 0.65 इंटू 2.402, और आप चाहते हैं कि ये लोन ऑप्शन के बराबर हो जाए, तो लोन ऑप्शन का आंसर है -118। x का लीज रेंट, उसका आउटफ्लो, उसका 65% प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, और आप चाहते हैं कि ये किसके इक्वल हो जाए, लोन ऑप्शन के आंसर के बराबर। सॉल्व कर लो, x मिल जाएगा 75.58। एवरीबडी चेक इट। इसको पर थाउजेंड में अगर एक्सप्रेस करना हो तो भी कर सकते हैं। 75.58 डिवाइडेड बाय 180 lakhs इंटू 1000, 420 कितना आया, 420, 444, 444 तो नहीं पुरता, मगर 420 अगर लीज रेंट चार्ज किया जाए तो ब्रेक इवन है। इससे कम चार्ज करे लेसर तो फिर हम लीज ऑप्शन को चूज कर लेंगे। ब्रेक इवन आएगा 420 पर और बेनिफिशियल होगा लीज ऑप्शन बिलो 420। ओके, तो जो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है मैंने, उसमें भी आप ब्रेक इवन लीज रेंट निकाल के लाएंगे। सुन लिया आपने, वो क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे पहले पूरा, फिर उसमें ब्रेक इवन लीज रेंट भी निकालेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए एक तरह से आपके लिए, ये दोनों आप होमवर्क में सॉल्व करिए, बाकी फिर कल समझते हैं। थैंक यू।